हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें भाग 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का प्रावधान किया गया है। 36 से 51 तक का प्रावधान किया गया है। देखते हैं। राज्य व्यवस्था भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। पहले इसके बारे में हम जान जाते हैं, यह है क्या, इसका थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या? यह प्रस्तावना में निहित लोक कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, जिसे भारत ने आयरलैंड से ग्रहण किया है। और आयरलैंड इसे स्पेन से ग्रहण किया है। भारत आयरलैंड से ग्रहण किया है, लेकिन आयरलैंड जो है नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्वों की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुदेश पत्र के रूप में होती है। पहले इतना नोट कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। प्रस्तावना में निहित लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना के लिए समाजवादी समाज की स्थापना के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए स्थापना करने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के भाग 4 में संविधान
के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। तत्व का प्रावधान किया गया है। जिसे नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, जिसे भारत ने आयरलैंड से ग्रहण किया है। जिसे भारत ने आयरलैंड से ग्रहण किया है। आयरलैंड से ग्रहण किया है भारत। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे इसमें कहा गया, प्रस्तावना में निहित लोक कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना के लिए तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, जिसे भारत ने आयरलैंड से ग्रहण किया है और आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया है। चलिए मिटाते हैं, आगे देखते हैं। भारत ने आयरलैंड से ग्रहण किया है, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया है। स्पेन से ग्रहण किया है। आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्वों की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुदेश पत्र में होती है। अनुदेश पत्र में इसका उल्लेख होता है। नीति निर्देशक तत्व की नीति निर्देशक तत्व की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुदेश पत्र में होती है। भारत शासन अधिनियम में अनुदेश पत्र में होती है। अधिनियम अनुदेश पत्र में होती है। या नीति निर्देशक तत्व की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुदेश पत्र के रूप में होता है। अनुदेश पत्र में इसका उल्लेख होता है। अब इसमें हम देखेंगे आगे, संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा इसकी सिफारिश की गई। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा इसका सिफारिश की गई तथा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसके प्रारूप का निर्माण किया गया। संविधान सभा में
सभा में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई। बी.एन. राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई तथा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा क्या किया गया? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा प्रारूप का निर्माण किया गया। तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसके प्रारूप का निर्माण की गई तथा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसके प्रारूप की निर्माण की गई। बी.एन. राव के द्वारा इसकी सिफारिश की गई तथा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसके प्रारूप का निर्माण किया गया। अब इसमें हम देखेंगे आगे नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। क्या करना है? स्थापना करना। देख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। क्या करना है? अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना है। सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। प्रजातंत्र की स्थापना करना है। प्रजातंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व आगे देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक न्याय तथा गांधीवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 की अभिव्यक्ति होती है। क्या क्या कौन सा अनुच्छेद? 40, 43, 46, 47 और 48 गांधीवादी सिद्धांतों में इसका अभिव्यक्ति होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में
नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय तथा गांधीवादी सिद्धांतों तत्वों में सामाजिक न्याय तथा गांधीवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48, 40, 43, 46, 47 और 48 की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति होती है। अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 का जो अभिव्यक्ति होती है गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत इसका अभिव्यक्ति होता है। अब हम इसमें देखते हैं आगे, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए हो गया। आगे हम देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा, आगे इसमें देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका को शासन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। क्या करता है? नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को शासन संचालन के लिए दिशा निर्देश करती है। नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका कार्यपालिका को शासन संचालन के लिए दिशा निर्देश करता है। संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। दिशा निर्देश जारी करता है। इतना नोट कर लीजिए। इसमें हम देखेंगे आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता का संज्ञा दिए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को अनोखी विशेषता की संज्ञा दिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में अनोखा
संविधान में अनोखी भारतीय संविधान में अनोखी विशेषता की संज्ञा दिए हैं। अनोखी विशेषता की संज्ञा दिए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को किसका संज्ञा दिए हैं? अनोखी विशेषता की संज्ञा दिए हैं। किसको? नीति निर्देशक तत्व को दिए। इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हो गया होगा। आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में जितने भी पॉइंट हैं सभी के बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। अगले वीडियो हम जब देखेंगे तो अनुच्छेद 36 से शुरू करेंगे। आज यहाँ पर हम इस वीडियो में सब नीति निर्देशक तत्व के बारे में हर एक पॉइंट को इसमें क्लियर कर लेंगे। इसमें ठाकुर भार्गव दास ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का प्राण, जीवन एवं सार का तत्व एवं सार तत्व की संज्ञा दी है। सार तत्व की संज्ञा दिए हैं। ठाकुर भार्गव दास ठाकुर भार्गव दास भार्गव ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान भारतीय संविधान का प्राण, जीवन एवं सार तत्व का संज्ञा दिए हैं। तत्व की संज्ञा दिए हैं। सार तत्व की संज्ञा दिए हैं। कौन दिए हैं? ठाकुर दास भार्गव ने नीति निर्देशक तत्व को प्राण, भारतीय संविधान का प्राण, जीवन एवं सार की संज्ञा दिए हैं। इसमें एक और देखते हैं। जेनिंग्स के अनुसार, जो जेनिंग्स थे उनके अनुसार नीति निर्देशक तत्व को भारतीय नीति निर्देशक तत्व भारत में फैबियन समाजवाद की स्थापना में सहायक है। जेनिंग्स के अनुसार नीति निर्देशक तत्व भारत में फैबियन समाजवाद की स्थापना में सहायक है।
स्थापना में सहायक है। अब आइंस्टीन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा गया? आइंस्टीन के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को संविधान की, आइंस्टीन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा की संज्ञा दी है। संविधान में राज्य की आत्मा का संज्ञा दी है। आइंस्टीन ने नीति निर्देशक तत्व को राज्य, नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा का संज्ञा दिए हैं। राज्य की आत्मा की संज्ञा दिए हैं, संज्ञा दिए हैं। कौन दिए हैं? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने नीति निर्देशक तत्व को आत्मा की संज्ञा दिए हैं। वहीं पर जेनिंग्स जो है, इनके अनुसार फैबियन समाजवाद की स्थापना में यह सहायक है। और ठाकुर दास भार्गव भारतीय संविधान का प्राण, जीवन एवं सार संग्रह, सार तत्व का संज्ञा दिए हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसका स्वरूप और प्रकृति। नीति निर्देशक की प्रकृति एवं स्वरूप, इसको देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति या स्वरूप, प्रकृति या स्वरूप किसका? नीति निर्देशक तत्व का। इसमें जान लेते हैं, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये न्यायालय में परिवर्तनीय ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, परंतु ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। परंतु यह शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। परंतु ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। परंतु ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं तथा राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि निर्माण में नीति निर्देशक तत्व को प्रयोग करे तथा राज्य का यह दायित्व है तथा राज्य का यह दायित्व है कि वह राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि निर्माण में निर्देशक तत्वों का प्रयोग करे, कि वह विधि निर्माण में निर्देशक तत्वों का प्रयोग करें। निर्देशक तत्वों का प्रयोग करें किसमें? राज्य में। राज्य का यह दायित्व है कि वह विधि निर्माण में निर्देशक तत्वों का प्रयोग करे। अब इसमें देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए केवल सलाहकारी है। राज्य के लिए केवल सलाहकारी है। नीति निर्देशक तत्व
केवल राज्य के लिए, केवल राज्य के लिए सलाहकारी है। केवल राज्य के लिए क्या है? सलाहकारी है। तथा इन्हें लागू करने के लिए, तथा इन्हें लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। तथा इन्हें लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। राज्य बाध्य नहीं है। राज्य इसे लागू भी कर सकता है, इसे लागू नहीं भी कर सकता है। इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए होगी। इसमें देखेंगे दिशा एवं दशा के आधार पर, दिशा एवं दशा के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दिशा एवं दशा के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा भाग है उसको भी देख लेते हैं। पहला हमारा गांधीवादी सिद्धांत है, दूसरा समाजवादी सिद्धांत और तीसरा उदारवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा समाजवादी सिद्धांत, तीसरा उदारवादी सिद्धांत। यह हमारा नीति निर्देशक तत्व दिशा एवं दशा के आधार पर 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। राज्य के जो हमारा यह नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में जितने भी पॉइंट थे सब क्लियर कर लिए। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 36 से शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपना जो सुझाव है हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।